Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about understanding climate variation. आज हम जानेंगे क्लाइमेट के बारे में और क्लाइमेट में होने वाली वेरिएशंस के बारे में. So, let's get started. सबसे पहले ये जानते हैं कि क्लाइमेट होता क्या है. किसी भी जगह का टेम्परेचर जो बहुत लंबे वक्त तक रहता है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट. और क्लाइमेट में चेंजेस क्यों आते हैं उसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं. तो आज की क्लास में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे. We know that the condition of the atmosphere of a place over a short period of time is called weather. हम सब जानते हैं कि एक जगह की जो टेम्परेचर या वहाँ की जो कंडीशन होती है, टेम्परेचर होता है, जब वो छोटे वक्त के लिए होता है तो उसको हम वेदर कहते हैं. The weather of a place may change daily or even from hour to hour. है ना, जो वेदर होता है वो चेंज होता रहता है. कभी कभी तो हर घंटे वेदर चेंज होता है. While climate of a place is the average weather conditions over a long period of time. लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो एक लॉन्ग टाइम तक फिक्स रहता है. ठीक है. To determine the type of climate, the pattern of rainfall, temperature, wind and humidity over a period of 30 to 35 years is studied by scientists along with the type of landform and location of the place. तो देखो, हमें जो है किसी भी जगह का क्लाइमेट डिटेक्ट करने के लिए इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए. कैसे? रेनफॉल, कि वहाँ पर कब कब कितनी रेनफॉल होती है, टेम्परेचर वहाँ का कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है, कम रहता है, हवा वहाँ पर कैसे चलती है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी मतलब हवा में पानी की क्वांटिटी कितनी है. और ये सारी चीज़ें ना 30 से 35 साल तक जो साइंटिस्ट हैं वो स्टडी कर चुके हैं. ठीक है. और इसके साथ साथ कि वहाँ का लैंडफॉर्म कैसा है और वहाँ की लोकेशन, इन सारी चीज़ों पर जो क्लाइमेट है उसकी स्टडी करी जाती है. The climate pattern of different places on the earth differs. जो क्लाइमेट पैटर्न होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है. अब सपोज मैं बोलूँ माउंटेन्स, तो माउंटेन्स मतलब बहुत ज़्यादा ठंड. अगर मैं बोलूँ डेजर्ट तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, है ना. तो लोकेशन पर ही क्लाइमेट डिपेंड करता है. सम रीजन्स एक्सपीरियंस अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर पूरे साल जो है गर्मी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है. अदर रीजन्स आर हॉट एंड ड्राई. और कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर गर्मी होती है लेकिन वो हवा जो होती है वहाँ की ड्राई होती है, वहाँ पे मॉइस्चर नहीं होता. In some regions, the land is covered by thick layers of snow and ice. कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर लैंड जो होती है वो स्नो से और आइस से कवर्ड अप होती है. Some parts of the world have very hot summers and very cold winters. कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं वर्ल्ड में जहाँ पर जो गर्मियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा गर्म होती हैं कि वहाँ पर लोग रह ही नहीं पाते, और ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पर भी सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है. The climate of a place affects many things. है ना. क्लाइमेट सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करती है. The kinds of plants and animals living at any place are strongly affected by the climate. एक जगह पर किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, किस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, ये सब क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है. The way people live and their food, clothes, transportation and houses are also affected by the climate. लोग किस तरीके से अब जो जगह होती है वहाँ पर रहते हैं, वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है. अगर मैं बोलूँ कश्मीर, तो कश्मीर में लोग जो है वो वूल, ऊन के कपड़े पहनते हैं और काफ़ी मोटे मोटी जो उनकी लेयर्स होती हैं कपड़ों की वो होती हैं. ठीक है. और वो फिरांस पहनते हैं, लॉन्ग जो कोट्स होते हैं वो सब वेयर करते हैं. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें डेजर्ट की, तो डेजर्ट में जो लोग हैं वो ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े नहीं पहनते, जैसे वूल, ऊन के कपड़े ज़्यादा नहीं पहनते. वो अपने आप को गर्मी से प्रिवेंट करने के लिए उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं. ठीक है. और वहाँ के घर भी उसी तरीके से बने होते हैं. अब जैसे कि जहाँ पर स्नो होगी तो वहाँ के जो घर की जो छत होगी वो ऐसे होगी, स्लैंटेड होगी जिससे बर्फ़ जो है वो नीचे फिसल जाए. अब रेगिस्तान जैसी जगहों पर जो घर की दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं ताकि गर्मी, हीट जो है वो अंदर एंटर ना कर पाए. तो घर भी जो है क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं.
फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, ऐसे फैक्टर्स जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं. देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ अ प्लेस. सम ऑफ देम आर, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं. ये कुछ उनके एग्जाम्पल्स हैं. लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. जैसे कि लैटिट्यूड, बेसिकली यू कैन सी दिस इज अर्थ, एंड यहाँ पे क्या लिखा है, लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, है ना. ये इक्वेटर होता है. इक्वेटर मीन्स एक ऐसा लैटिट्यूड जो बिल्कुल सेंटर में होता है और अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो कौन सी जगह इक्वेटर से कितनी दूर है, अगर ये इक्वेटर है, अगर यहाँ पर है तो जो गर्मी है वो थोड़ी कम होगी. लेकिन जितनी जितनी जो प्लेसेस हैं वो इक्वेटर के आसपास हैं, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी. क्यों? क्योंकि वहाँ पर धूप ज़्यादा आती है. ऑल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल. ठीक है, जो ऑल्टीट्यूड हाइट है, मतलब कि अगर पहाड़ पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी. नेक्स्ट क्या है, ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मतलब हवा में पानी की प्रेजेंस, कितना जो है पानी प्रेजेंट है हवा में. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, है ना, समुद्र से कितना दूर कोई जगह. नेक्स्ट इज ओशन करंट्स. ओशन करंट्स क्या होते हैं बच्चे, मतलब जो हवा है अगर वो ओशन के ऊपर मतलब ठंडी है और उससे दूर गर्म है, ओशन से आने वाली जो हवाएं होती है ना, जो समुद्र के ऊपर एयर होती है, फिर जो वो लैंड की तरफ जाती हैं, उनको हम कहते हैं ओशन करंट्स. तो आज हम इन्हीं फैक्टर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे. सबसे पहले आएगा लैटिट्यूड. The latitude of a place determines how much sunlight the place receives, है ना. जो latitude है वो बताता है कि एक जगह पर कितनी sunlight पड़ेगी. This is a gradual decrease in temperature as we move away from the equator towards the poles. जितना जितना हम इक्वेटर से दूर जाएंगे उतनी उतनी sunlight कम पड़ेगी. जितना हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे उतनी sunlight ज़्यादा मिलेगी. In other words, as the distance of a place from the equator increases, its temperature decreases, है ना. जितना जो डिस्टेंस है, अगर इक्वेटर से डिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा. जितना डिस्टेंस जो है इक्वेटर से कम होगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा. This is because the rays of the sun fall directly on the equator and spread over a small area, है ना. क्योंकि जो इक्वेटर होता है ना, यहाँ पे देख सकते हो, जो इक्वेटर होता है, अर्थ जो इक्वेटर होता है वो सन से डायरेक्टली जो है रेज जो है वो रिसीव करता है. दिस डायरेक्ट हीट ऑन इक्वेटर मेक्स द रीजन द हॉटेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना. ये जो डायरेक्ट हीट मिलती है ये इक्वेटर के आसपास के एरिया को सबसे ज्यादा गर्म जो है, उसका टेम्परेचर जो है वो गर्म बना देती है. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते रहेंगे टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ हम जाते रहेंगे, द प्लेसेस गेट द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन. तो उन प्लेसेस पे जो है ना टेढ़ी सनरेज पड़ेंगे जिससे डायरेक्ट हीट नहीं मिलेगी उस जगह को. These rays have to travel through the greater distance and spread over a large area. These areas are therefore cooler, है ना. तो इन यहाँ से जो है स्लैंटेड जो रेज होंगी वो पूरी तरीके से नहीं जो है वहाँ के एरिया को गर्म कर पाएगी. इसलिए जो पोल्स की तरफ एरियाज होंगे वो ठंडे होंगे और जो इक्वेटर की तरफ एरियाज होंगे वो गर्म होंगे. Thus the regions near the poles are coldest, है ना. इसलिए जो पोल्स के पास जो एरिया होगा वो ज्यादा ठंडा होगा. ओके. Based on the intensity of heat received from the sun by a particular place, the earth has been divided into 3 climatic or temperature zone. जो अर्थ है उसको 3 जोन्स में बांटा गया है. किसके बिहाफ पे? सन की रेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे. ठीक है, ओके. सबसे पहले क्या है? द टॉरिड जोन. टॉरिड जोन. दूसरा क्या है? द टेम्परेचर जोन. फिर है द फ्रिजिड जोन. The important latitudes help in explaining these zones, है ना. जो latitudes है वो हमारी मदद करेंगे इन zones को समझने में. जो torrid zone होता है, the torrid zone also known as the hot zone in the hottest zone on the surface of the earth as it receives the direct rays from the sun. जो torrid zone बच्चे क्या होता है? वो zone, वो area जहाँ पर sun की direct heat rays पड़ेंगी. Okay, this zone extends from the Tropic of Cancer, that is 23.5 degree north, to Tropic of Capricorn, that is 23.5 degree south. तो जो जोन है इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर ये सबसे गर्म टॉरिड जोन होता है, ठीक है। फिर क्या है, एज द जोन एक्सटेंड्स ओवर बोथ हेमिस्फेयर्स, जैसे जैसे जो जोन है वो एक्सटेंड होता रहता है दोनों तरफ, it is divided into north torrid zone and south torrid zone in the northern and southern हेमिस्फेयर्स रिस्पेक्टिवली, है ना। तो अगर हम देखेंगे जो टॉरिड जोन्स हैं, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्थ में है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो साउथ में, इसलिए नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में ये जो टॉरिड जोन है वो डिवाइडेड है। ऑलराइट, दिस जोन हैज अ वेरी हॉट, वेट एंड ह्यूमिड climate since it receives the rays of the sun throughout the year। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, गर्म, बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा वेट और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड, काफ़ी ज़्यादा उसमें चिपचिपाहट है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर मॉइस्चर है हवा में, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूरे साल यहाँ पर जो है हीट पड़ती है इस एरिया में। बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द सीजन्स बिकम मोर डिस्टिंक्ट, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर सीजन्स, है ना। जितना जितना अगर हम जो है इस एरिया की तरफ जाते रहेंगे उस हिसाब से देखेंगे कि समर और विंटर्स में ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे साल जो है हीट, पूरे साल हीट मिल रही है इसको। द डेज एंड नाइट्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, और ज़्यादा और इक्वल हीट मिलने की वजह से दिन और रात में भी जो टेम्परेचर है वो जो है सेम रहता है ऑलमोस्ट, और लेंथ भी उनकी सेम रहती है। अब हम बात करेंगे सेकेंड जोन की, द टेम्परेचर जोन। द प्लेसेस इन दिस जोन हैव मॉडरेट क्लाइमेट, है ना। इस जोन में जो जगहें होती हैं उनका टेम्परेचर ना मॉडरेट होता है, दैट इज दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना ये ज़्यादा ठंडे होते हैं ना ये ज़्यादा गर्म होते हैं। टॉरिड वाले तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली गर्म हो गए ना, लेकिन जो टेम्परेचर जोन है उसमें मॉडरेट है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। दिस जोन इज अगेन डिवाइडेड इंटू टू डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन। अब ये जोन भी ना टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिस जोन लाइज बिटवीन द टॉरिड and frigid zones. The north temperature zone lies between the Tropic of Cancer 23.5 degree north and Arctic Circle 66.5 degree north। इसको हम फिगर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर आर्कटिक सर्कल, मतलब कि यू कैन सी हियर, देखो जो हमारा टेम्परेचर जोन है वो किस तरफ आएगा, इस तरफ। देखो आप, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो मतलब ये वाला जो एरिया है ये आपका नॉर्थ टेम्परेचर जोन है, ठीक है। और आगे देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे, while the south temperature zone lies between the Tropic of Capricorn 23.5 degrees south and Antarctic Circle 66.5 degree south। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो साउथ टेम्परेचर जोन है वो किधर है, ये रहा, ये आपका साउथ टेम्परेचर जोन है जो किसके बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर आर्कटिक सर्कल तक, जो कि आपका 66.5 डिग्री साउथ होता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। This zone receives slightly slanting rays of the sun and is thus comparatively cooler and drier than the places lying in the torrid zone। मतलब कि यहाँ पे जो हीट पड़ती है, यहाँ पे जो सन रेज होती है वो थोड़ी सी स्लैंटेड होती है। स्लैंटेड होने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा हीट नहीं मिल पाती। तो टॉरिड रीजन के कंपैरेटिवली यहाँ पर हीट और गर्मी थोड़ी कम होती है, दोनों में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, ठीक है। द समर एंड विंटर सीजन्स आर वेरी डिस्टिंक्ट हेयर, लेकिन इस वजह से यहाँ पर समर्स और विंटर्स बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। The days are longer in summer while nights are longer in winters। गर्मियों में जो डेज है उनकी लेंथ जो है वो लंबी हो जाती है, और सर्दियों में विंटर्स की जो नाइट है उनकी लेंथ लंबी हो जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड जोन की, द फ्रिजिड जोन। दिस जोन लाइज बियॉन्ड द आर्कटिक एंड एंटार्कटिक सर्कल्स, है ना। ये जो है ना अंटार्कटिक और आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल बियॉन्ड पड़ते हैं। Thus we have the north frigid zone extending from the Arctic Circle 66.5 degree north to the North Pole, that is 90 degree north। तो इसको एक बार यहाँ लोकेशन पे समझ लेते हैं। हमारा जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है वो कैसे पड़ेगा, आर्कटिक सर्कल से लेकर
नॉर्थ पोल जो कि 90 डिग्री नॉर्थ में है। तो मतलब ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका नॉर्थ फ्रिजिड जोन है, ठीक है। एंड द साउथ फ्रिजिड जोन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द Antarctic circle 66.5 डिग्री साउथ टू दी साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। तो हमारा जो साउथ फ्रिजिड जोन है वो कैसे पड़ेगा, ये रहा आपका साउथ फ्रिजिड जोन। जो आपका अंटार्कटिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री साउथ में है। तो आपका जो ये साउथ फ्रिजिड जोन है वो कहाँ से कहाँ तक है, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल इस एरिया में है, ठीक है। Alright, the frigid zones are extremely cold throughout the year as they receive extremely slanting rays of the sun. जो ये नॉर्थ पोल, जो साउथ पोल के पास वाले एरियाज हो गए जिनको हम फ्रिजिड जोन्स कहते हैं, नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड साउथ फ्रिजिड जोन, ये एकदम फ्रीज रहते हैं। फ्रिजिड मतलब जैसे आइस होती है ना फ्रिज में जैसे आइस होती है वैसे ये भी एकदम जमे रहते हैं, है ना। आप ये समझो जैसे फ्रिज जो जगह है उसमें एकदम बर्फ हो जाती है ना फ्रीजर के अंदर, वैसा ही यहाँ पर इन्वायरमेंट होता है, बर्फ ही बर्फ हर जगह, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सन रेज है वो आती ही नहीं है, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर, ठीक है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ड्यूरिंग समर द एरियाज बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल हैव डे लाइट फॉर 6 months, ड्यूरिंग द विंटर दे हैव डार्कनेस फॉर 6 months। कितना ज़्यादा ये सप्रेसिंग है कि आप ये देखोगे जो डे लाइट है ना 6 महीने तक वहाँ पर डे लाइट रहती है समर्स में, और विंटर्स में डार्कनेस रहती है 6 महीने तक। कितना ज़्यादा ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है। दिस इज बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द एक्सिस। ये क्यों हुआ है, क्योंकि आप देखोगे हमारी अर्थ जो है ना वो स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी टिल्टेड है। कैन यू सी दिस इज लिटिल बिट बेंडेड लाइक दिस। तो बेंड होने की वजह से यहाँ पर जो रेज है ये नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे आ ही नहीं पाती, ठीक है। ये सिर्फ इक्वेटर को ही कवर कर पाती हैं और थोड़ा बहुत जो आपका टेम्परेचर जोन को कर पाती हैं कवर, ठीक है। लाइफ हियर इज वेरी डिफिकल्ट एंड सम प्लेसेस द ग्राउंड इज परमानेंटली कवर्ड विद आइस। यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और परमानेंटली यहाँ पर जो है आइस ही रहती है, ओके। नेक्स्ट इज ऑल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल। ऑल्टीट्यूड आप ऐसे समझो कि सी लेवल से कोई लैंड जो है माउंटेन्स, या ऐसे समझ लो कि अगर माउंटेन्स की अगर हम बात करेंगे तो जितनी ज़्यादा हाइट पे होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पर कोल्ड ठंड मिलेगी। माउंट एवरेस्ट पे देखते हो ना आप सिर्फ बर्फ मिलेगी, है ना। जितना आप नीचे आते रहोगे उतनी जो है टेम्परेचर गर्मी बढ़ती जाएगी, जितना आप ऊपर की तरफ जाते रहोगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। तो ये होता है ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, ओके। एज द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेस, जैसे ही यहाँ का टेम्परेचर, जैसे ही ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर कम हो जाएगा, पर जैसे ही ऑल्टीट्यूड कम होगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। Thus, even if two places are on the same latitude, their temperature may vary because of difference in altitude, है ना। मैंने आपको समझाया था कि लैटिट्यूड जो होता है वहाँ पर वो डिसाइड करता है कि कितनी हीट मिलेगी, लेकिन अब एक ही लैटिट्यूड पे होने के बावजूद भी एक जगह का ऑल्टीट्यूड बड़ा है और एक जगह का ऑल्टीट्यूड कम है, तो हीट कहाँ पर ज़्यादा पड़ेगी। हीट जो है वो जिसका ऑल्टीट्यूड जितना कम है वहाँ पर उतनी ज़्यादा गर्मी होगी, जिसका ऑल्टीट्यूड जितना ज़्यादा है वहाँ पर उतनी कम गर्मी होगी। You might have observed that when you go to a hill station, the temperature decreases gradually, है ना। आपने नोटिस भी करा होगा कि जैसे अगर आप पहाड़ों पर वेकेशन के लिए जाते होगे, जो मई जून की आप वेकेशंस में जाते हो, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, काफ़ी अच्छा होता है, ओके। As you go higher and higher in the hills, that is in Shivalik, for example, in Shivalik, the hills of Uttarakhand, Mussoorie, altitude is 2005 meter above the sea level. तो जितना ज़्यादा altitude होगा उतनी ठंडक ज़्यादा होगी। Is significantly colder than Dehradun, altitude of 450 meter. देखो जिसका altitude ज़्यादा है वहाँ पे ठंडक उतनी ज़्यादा होगी, है ना। Hence, altitude of a place has marked effect on its climate. इसलिए जो altitude है वो एक जगह के climate को बहुत
इम्पॉर्टेंट तरीके से इम्पैक्ट करता है। नॉलेज वर्ल्ड। Mount Kilimanjaro in East Africa is on the equator, yet its peak is always covered with snow since it's over 5,895 मीटर above the sea level। देखो कितनी यहाँ पर अमेजिंग सा फैक्ट है। जो ईस्ट अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका में एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, और ये जो माउंटेन है ये इक्वेटर पर है। ठीक है, इक्वेटर पर है, तो अब इक्वेटर पे तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए ना, लेकिन इसकी जो टॉप है उसमें हमेशा बर्फ रहती है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑल्टीट्यूड है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 5,895 मीटर। ठीक है, इसलिए तो अगर आप इक्वेटर पे भी हो लेकिन अगर आपका ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको जो गर्मी नहीं पड़ेगी, वहाँ पे ठंड ही पड़ेगी उस जगह पे। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी, है ना। ह्यूमिडिटी क्या होती है? एक मतलब एयर में जो वाटर होता है उसकी प्रेजेंस। ओके, इट इज कॉज्ड ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। और ह्यूमिडिटी कैसे आती है? जब जो सन है वो वाटर को सोख लेता है, ठीक है, उसको स्टीम बना देता है। ओके, ग्रेटर ह्यूमिडिटी लीड्स टू ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल विच अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज़्यादा बारिश होगी उस जगह पे। ठीक है, जिससे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज होता है बारिश होने की वजह से। Climate of the place. Therefore, areas near the equator have climates that are hot and wet and tend to receive heavy rainfall. इस वजह से जो ऐसी जगहें होती हैं जो इक्वेटर के पास हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? रेनफॉल भी वहाँ पर अच्छी होगी। Places near the sea also experience high humidity because of a large amount of evaporation take place from sea nearby. ऐसी जगहें जो समुद्र सी के पास है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश होगी क्योंकि वहाँ पर इवापोरेशन ज़्यादा होगा। सन जो है वो ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करेगा, ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करेगा तो ज़्यादा रेनफॉल होगी। दिस इज़ वाई कोस्टल एरियाज सच एज कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एक्सेट्रा आर ह्यूमिड, है ना। इसलिए जो कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जो ओशन, जो सीज के पास वाले एरियाज हैं वो एरियाज क्या है? ह्यूमिड है। ह्यूमिड वेदर कैन बी very uncomfortable during summers as it causes us to sweat a lot। जो ह्यूमिडिटी होती है ये गर्मियों में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि लोग जो है उनका जो स्वेटिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि कौन सी जो मतलब डिस्टेंस कितना है एक जगह का वो सी से कितना दूर है। द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी ऑल्सो डिसाइड्स इट्स क्लाइमेट, है ना। डिस्टेंस जो है एक जगह का समुद्र से, सी से, वो भी डिसाइड करता है वहाँ का टेम्परेचर। प्लेसेस नियर द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट विद कूल समर्स एंड वार्म विंटर्स। ऐसी जगहें जो सी के पास में हैं वहाँ पर जो विंटर्स होती हैं वहाँ पर ठंड बहुत होती है और गर्मियों में गर्मी भी, वार्म गर्मी होती है, वहाँ पे अच्छी खासी गर्मी होती है। ऑन the other hand, places away from the sea generally have an extreme climate, but जो जगहें सी से दूर होती हैं वहाँ का टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, एक्सट्रीम होता है। विद वेरी हॉट समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर्स, है ना। समर्स में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। दिस इज ड्यू टू सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। किस वजह से होता है ये? सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से। लैंड हीट्स अप एंड कूल्स फास्टर देन वाटर। जो ज़मीन होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और ठंडी भी हो जाती है। जैसे कि आप एक पैन में पानी लेके उसको बॉईल करोगे तो वो टाइम लेगा बॉईल होने में। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड बीइंग हॉटर हैज़ हॉट एयर अबव। अब दिन में क्या होता है, क्योंकि सन, ठीक है, सन है, गर्मी है दिन में, तो जो सन की वजह से जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है और उसके पास जो है हॉट एयर जमा हो जाती है। While the sea water has cooler air above it, लेकिन जो सी के ऊपर की जो हवा है वो ठंडी ही रहती क्योंकि पानी जल्दी गर्म नहीं होता। अब thus a cool sea breeze blow towards the land। अब क्या होता है, जो ठंडी ब्रीज होगी, जो ठंडी हवाएं होंगी वो लैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। The reverse happens at night causing the land breeze। और बिल्कुल इसका रिवर्स जो है वो रात को हो जाता है जिससे लैंड ब्रीज हो जाती हैं, लैंड ब्रीज क्रिएट हो जाती हैं। दिस रिजल्ट्स इन अ मॉडरेट क्लाइमेट। और ये जो है क्लाइमेट में टेम्परेचर का बैलेंस बना के रखता है।
That is why Mumbai and Goa, which are situated close to the sea, have moderate climate, while Delhi, being far away from the sea, has an extreme type of climate, है ना। इसलिए जो मुंबई और गोवा है, यहाँ पर पूरे ईयर का जो टेम्परेचर है वो सेम सा रहता है, लेकिन जो दिल्ली है उसका टेम्परेचर गर्मियों में एक्सट्रीमली हॉट और सर्दियों में एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है, क्योंकि वो सी से डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट इज विंड्स। विंड्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, है ना। विंड्स जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक जगह के टेम्परेचर को चेंज करने में। डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द विंड, इट मे आइदर बी हॉट और कूल। मतलब विंड जहां से चलकर आ रही है वो डिपेंड करता है कि वो जगह, अगर विंड गर्म एरिया से आ रही है तो विंड गर्म होगी, ठंडे एरिया से आ रही है तो विंड ठंडी होगी, ठीक है। विंड्स ब्लोइंग from hot areas raise the temperature of the place, while those blowing from the cold areas lower the temperature, है ना। अगर गर्म एरिया से आएगी तो जहां से वो चल के आएगी वो दूसरे जगह को भी, उस जगह को भी वो हॉट कर देगी, गर्म कर देगी। लेकिन अगर वो ठंडी जगह से आएगी, पहाड़ों से आएगी, तो वो उस जगह को ठंडा कर देगी, ठीक है। दूसरी जगह पे जहाँ पे वो जाएगी उसको वो ठंडा कर देगी। फॉर इंस्टेंस, इन द प्लेन्स ऑफ नदर्न इंडिया, द हॉट विंड्स कॉल्ड लू ब्लोइंग फ्रॉम द राजस्थान मेक वेस्टर्न यूपी वेरी हॉट, है ना। अब जो लू है, जो कि बहुत ही हॉट विंड होती है, वो कहाँ से आती है? राजस्थान, डेजर्ट वाले एरिया से, गर्म एरिया। और वो लू गर्मियों में आती है और वो यूपी, दिल्ली के एरिया में बहुत ही ज़्यादा हॉट जो है टेम्परेचर कर देती है। सिमिलरली द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी कैरी मॉइस्चर, बट उसी तरीके से जो हवाएं समुद्र के ऊपर से आती हैं, सी के ऊपर से आती हैं, वो अपने साथ पानी लेकर आएंगी। जो माउंटेन से आएंगी वो अपने साथ ठंडक लेकर आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ocean currents. An ocean current is a continuous directed move of ocean water caused during the forces acting upon the water, such as the earth's rotation, wind, temperature, etc. ठीक है। ओशन करंट्स क्या होते हैं? पानी का बहना, पानी की लहरें जो होती हैं। मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, पानी एक एग्जाम्पल है, मतलब पानी की, ओशन में जो पानी है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर ओशन में मूवमेंट आ रही है तो वो उस जगह के एरिया को भी चेंज करेगी। मूवमेंट कैसे आ रही है? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, इस वजह से मूवमेंट आएगी। अगर मैंने एक पैन में पानी रखा है और मैं पैन को अगर मूव करूंगी तो उसके अंदर का पानी भी तो मूव करेगा ना। तो वैसे ही ओशन का पानी, मूवमेंट उसमें होने की वजह से क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है, ओके। और किस वजह से होता है? टेम्परेचर की वजह से भी पानी जो है, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से पानी चेंज होता है, पानी का टेम्परेचर चेंज होता है और फिर क्लाइमेट चेंज हो जाता है। ओशन करंट्स ऑल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, है ना। ओशन करंट्स जो है वो एक जगह के टेम्परेचर को भी इम्पैक्ट करते हैं। These ocean currents may be warm or cold. ये जो ओशन करंट्स होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं या तो ठंडे होते हैं। When the winds blow over them, जैसी हवा उनके ऊपर चलती है, they get their warmth or cold and affect the temperature of the coastal areas considerably. तो क्या होता है कि अगर ओशन के ऊपर ठंडी हवाएं चल रही हैं तो वहाँ का जो है टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा, और अगर गर्म हवाएं चल रही है तो वहाँ का टेम्परेचर भी गर्म हो जाएगा। When the winds blow over them, they get their warmth or cold and affect the temperature of the coastal area considerably. अगर एक ओशन है, उसका पानी अगर कोल्ड है तो उसकी जो एयर होगी ऊपर वो भी कोल्ड होगी, और वार्म की जो एयर होगी वो वार्म हो जाएगी, बस क्योंकि इसको इम्पैक्ट करेंगे, दैट्स वाई, ठीक है। ये होता है हमारे ओशन करंट्स, जिससे उस जगह के एरिया में जो लोकेशंस होती हैं उनके टेम्परेचर में चेंज आता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द गल्फ स्ट्रीम विच मेक्स नॉर्थ वेस्ट यूरोप मच मोर temperate than any other region at the same latitude as its warm ocean current, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो होती है वार्म ओशन करंट होंगी कहाँ पे? गल्फ स्ट्रीम में। तो वो गल्फ स्ट्रीम के जो एरिया है वहाँ का टेम्परेचर जो ज़्यादा कर देगी बाकी सब एरिया से। क्यों? क्योंकि ओशन करंट, क्योंकि जो वहाँ की हवाएं हैं वो गर्म है। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। Another very important factor causing climate variation is the human factor. हम लोग भी climate को impact करते हैं। कैसे? Different human activities like deforestation,
बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, ठीक है, जंगलों को, पेड़ों को काटना, ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ फ्यूल्स कॉजिंग ग्रेटर पॉल्यूशन, जितना ज़्यादा हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल यूज़ करने की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एक्सेट्रा, लेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट विच रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है और इसका एंड रिजल्ट है ग्लोबल वार्मिंग। Global warming refers to an average increase in the Earth's temperature, which in turn causes changes in climate. Global warming क्या है? जब अर्थ का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। कॉज्ड ड्यू टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सर्टेन गैसेज लाइक CO2 and water vapor in the atmosphere which trap more energy of the sun than required. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? किस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जब हवा में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ठीक है, और वाटर वेपर्स बढ़ रही हैं, तो ये क्या करते हैं? हीट को कैप्चर कर लेती हैं। अब हीट को कैच कर लेंगी, जितनी ज़्यादा हीट कैच होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ का। तो हमारा काम क्या होना चाहिए? हमें CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने पे काम करना चाहिए। According to scientists, the Earth has warmed by about 10 Fahrenheit over the past 100 years. 10 Fahrenheit क्या होता है? Fahrenheit जैसे सेल्सियस होता है वैसे Fahrenheit होता है टेम्परेचर का लेवल चेक करने के लिए डिग्री होती है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि पिछले 100 सालों में 10 Fahrenheit टेम्परेचर है वो बढ़ गया है अर्थ का, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। All right, my dear students, so we have read the chapter. Now let's do the question answers. Tick the correct option. Which of these affect the climate of a place? Latitude, altitude, humidity, all of these. All of these. Height above sea level is referred to as altitude. Which zone lies between the Tropic of Cancer and Arctic Circle? That would be North Temperature Zone. What kind of climate do coastal areas have? Humid. Okay. Fill in the blanks with suitable words given in the brackets. The dash zone is the hottest zone of the surface of the earth. Torrid. Mumbai and Goa have a dash climate. Moderate. Greater humidity leads to dash amount of rainfall. Greater amount of rainfall. The regions near the dash are the coldest. Poles. The hot wind Lu blows in dash India. Northern India. Write T for true and F for false statements. The climate of a place changes frequently. False. क्योंकि वो तो weather change होता है ना. The temperature zone is the hottest zone on the surface of earth. False. The frigid zone lies beyond Arctic Circle and Antarctic circles. True. Okay. As the altitude of a place increases, its temperature decreases. True. Places near the sea have an extreme climate with cool summers and hot winters. False. All right, my dear students, so these questions and these activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.